सो हाय एवरीवन्स, वेलकम इन यूनिक मैथ्स क्लासेस में। कैसे आप सब? बढ़िया है ना? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोग को जो जैसे कि बताया थी कि मैं आपको जो यूपी सीनियर का जो एग्जाम होता है, ठीक है ना, जो आपके 2026 में जो आपका एग्जाम आने वाला है, इसमें आप लोग को ऑलरेडी मैं आप लोग को सिलेबस बता चुका हूँ, ठीक है ना। देखिए सिलेबस में मैं आप लोग को जितना भी सिलेबस बताया हूँ, आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आज जो मैं आप लोग को जो एमसीक्यू कराऊंगा, जो आपका टेस्ट जो क्वेश्चंस मैं आपका आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है ना। 21 से 25 तक जो भी क्वेश्चंस आपको सीनियर एग्जाम में पूछा गया है, हर एक क्वेश्चंस आपको बीएससी नर्सिंग में जो एग्जाम होता है सीनेट का, इसमें जो क्वेश्चंस पूछा गया है, सब क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग को हर एक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, अच्छे से करना है, क्योंकि जो ये जो क्वेश्चंस जो आप लोग कर लेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम में बनेगा, ठीक है ना। इसीलिए तो ये जो क्वेश्चंस जो आपका है, ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, जो कि आपका नकलो, जो नकलो में क्या होता है, जो ABVMU होता है, ABVMU, ठीक है ना, वही आपको एग्जाम कंडक्ट करता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं अपना आज की टेस्ट सीरीज यानी कि जो एमसीक्यू की जो क्लास है स्टार्ट करता हूँ। जो मेरा इस चैप्टर का नाम है आपका रेस्पिरेशन, यानी कि जो आपका इस जो आज की जो क्लास में आपको सिर्फ रेस्पिरेशन से क्वेश्चंस मिलेगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिले। कितना? तो 50 ने आपका एमसीक्यू रहेगा, जिसमें से आपको हर साल का क्वेश्चंस इसमें ऐड किया गया है, जो क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है ना। 2026 के लिए आपका टेस्ट सीरीज है। चलिए तो स्टार्ट करता हूं अपनी आज की क्लास। देखिए आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है ना। आपके स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चंस कह रहा है, ये जो क्वेश्चंस है इस क्वेश्चंस में कह रहा है कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ। फर्स्ट जो क्वेश्चंस है, इस फर्स्ट क्वेश्चंस में कह रहा है कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ। बताइए रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन जो होता है, हम बोल सकते हैं कि टेकिंग इन फूड, या रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का जो मेरे शरीर में सर्कुलेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है ना, एक्सक्रीशन हो रहा है, ये सब बताइए। कि जो आपका रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है फ्रॉम फूड से, ब्रेक डाउन होता है आपके फूड में, आपके जो स्टमक है उसमें क्या हो रहा है, आपका जो फूड का डाइजेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन होता है फूड का, जिससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन जो होता है आपका रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कौन सा बताओ, तो बी विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि द मेन पर्पस ऑफ रेस्पिरेशंस इज टू। बताइए क्या रेस्पिरेशंस का मेन पर्पस क्या होता है, सांस जो हम लोग लेते हैं इसका मेन पर्पस क्या है, जल्दी से बताइए क्या है इसका मेन पर्पस। बताइए इसका मेन पर्पस है प्रोड्यूस ऑक्सीजन, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोड्यूस एनर्जी, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर्स। क्या इससे आपका ऑक्सीजन का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, या आपका एनर्जी का प्रोड्यूस होता है आपके बॉडी में, या आपके जो बॉडी का जो टेम्परेचर है जो आप उसको कंट्रोल करते हैं आपका रेस्पिरेशन। बताइए क्या हो जाएगा। तो रेस्पिरेशन का जो मेन पर्पस होता है हमारे ह्यूमंस बॉडी में क्या होता है, बताओ क्या होता है। आपका होता है रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। हम लोग सांस लेते हैं, क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, छोड़ते हैं ना। इसका जो आंसर हो जाएगा बताओ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन है कि द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स। बताइए कि जो हमारे लंग्स हैं, हमारे जो लंग्स हैं, वो लंग्स में जो गैस का एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका ब्रोंकाई, फर्स्ट ऑप्शन है इसका ब्रोंकाई, सेकेंड है ब्रोंक्यूल्स, तीसरा है
एल्वियोलाई और डी ऑप्शन है आपका ट्रैकिया। तो जैसे कि मैं आप लोग को रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ाए थे, ठीक है ना, उसमें मैंने क्या बताया कि जो हमारे लंग्स में जो सबसे छोटा पार्ट है, ठीक है ना, जिसमें गैस का एक्सचेंज होता है, इस पार्ट का क्या नाम है आपका एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या होता है आपका गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, क्या होता है गैस का एक्सचेंज होता है। मैंने आपको पार्ट पे बताया था कि ट्राइकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है, विच गैस इज टेकन इन ड्यूरिंग रिस्पिरेशंस। बताओ जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय कौन सी गैस को हम लोग टेक करते हैं। टेक मतलब हम लोग गैस लेते हैं, बताओ कौन सी गैस को हम लोग लेते हैं जब सांस लेते हैं। कौन सी लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करते हैं या ऑक्सीजन या आपका हाइड्रोजन। बहुत इजी क्वेश्चन है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही तो लेते हैं, क्या लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं यानी कि छोड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए फिफ्थ नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो इस क्वेश्चन में जो कह रहे हैं आपको कि विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बताओ जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस समय कौन सी गैस रिलीज होता है। बताओ कौन सी गैस रिलीज होता है, क्या ऑक्सीजन रिलीज होता है, नाइट्रोजन रिलीज होता है या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है या आपका हाइड्रोजन रिलीज होता है। बताओ जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस समय कौन सी गैस रिलीज होता है। तो आपकी जो गैस रिलीज होता है वो इस गैस का नाम है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो O2 लेते हैं, ठीक है ना। इनटेक क्या करते हैं आपका, इनटेक आपके O2 करते हैं और जो आपका CO2 है इस CO2 को हम लोग रिलीज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेस्पिरेशन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन ब्लड इज। बताइए क्या कह रहा है कि द रेस्पिरेशन पिगमेंट इन ह्यूमन ब्लड इज। बताओ मायोग्लोबिन्स, क्लोरोफिल्स, हीमोग्लोबिन्स और मेलानिन। बताओ कि जो हमारे ब्लड में जो पिगमेंट होता है, जो ब्लड का रंग कैसा होता है, बताओ कैसा होता है, रेड होता है, किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है ना। हमारे ब्लड का जो रंग होता है वो कैसा होता है, रेड ही तो होता है ना। किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, हमारे ब्लड का रंग आपका बताओ क्या होता है, रेड होता है। जो हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वही क्या कर रहा है आपका ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। तो ऑक्सीजन को कैरी कब करेगा, जब हम लोग सांस लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी विल बी द राइट आंसर, यानी कि द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन ब्लड इज द हीमोग्लोबिन। तो सी विल बी द राइट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये क्वेश्चन है कि द नॉर्मल रेस्पिरेटरी इन ह्यूमन अक्योर्स थ्रू। बताओ द नॉर्मल रेस्पिरेटरी इज ह्यूमंस अक्योर्स थ्रू। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्किन्स, लंग्स, गिल्स एंड ट्रैकिया। क्या ह्यूमन किससे से रेस्पिरेशंस करते हैं, हम लोग किससे सांस लेते हैं, बताओ किससे लेते हैं। तो भाई ह्यूमन जो रेस्पिरेशंस करते हैं कहाँ से करते हैं, आपका लंग्स से करता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी विल बी आपका राइट आंसर, यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं लंग्स से लेते हैं। जो आपका फ्रॉग होता है, फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग मेढक जिसको बोलते हैं, वो आपका स्किन से भी रेस्पिरेशंस करते हैं। कहाँ से करते हैं, स्किन से भी करते हैं
और ये लंग्स से भी करते हैं, और कहाँ से करते हैं बताओ, लंग्स, स्किन्स, और एक यानी कि जो हमारा मेढक होते हैं, जो फ्रॉग होते हैं, वो आपका लंग से भी करते हैं और स्किन से भी करते हैं। उसके साथ साथ बताओ कहाँ से करते हैं, एक और होता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना, ये आपका ये होमवर्क है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, देखिए क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका, ब्रीथिंग इज कॉल्ड, बताओ ब्रीथिंग इज कॉल्ड, ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड, ब्रीथिंग क्या है बताओ, एक्सपीरेशंस, इंस्पिरेशंस, वेंटिलेशंस और डिफ्यूजन्स। हम लोग सांस लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपीरेशंस बोलते हैं, या इंस्पिरेशंस बोलते हैं, या वेंटिलेशंस बोलते हैं, या डिफ्यूजन्स बोलते हैं। तो भाई हम लोग जो ब्रीथिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग इंस्पिरेशंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इंस्पायरेशंस बोलते हैं, या हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या बोलता है बताओ, या इनहेलेशंस बोल सकते हैं, इनहेलेशंस भी बोल सकते हैं। यानी कि इनहेलेशंस या इंस्पायरेशंस ये दोनों सेम ही बात है। जो हम लोग सांस लेते हैं तो इंस्पायरेशंस भी इसको बोल सकते हैं, या इसको हम लोग इनहेलेशंस भी बोल सकते हैं। ये हम लोग जो सांस को रिलीज करते हैं, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसको हम लोग एक्सपायरेशंस भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं आपको बताओ, एक्सहाइलेशंस भी बोल सकते हैं। ये दोनों टर्म क्या आपका सेम ही होता है। क्लियर सभी को? तो कंफ्यूजन नहीं होता है कि इनहेलेशंस और इंस्पायरेशंस में, इनहेलेशंस वर्ड का भी मतलब होता है, क्या होता है बताओ, सांस लेना, और एक्सहाइलेशंस वर्ड का भी मतलब होता है एक्सपायरेशन, यानी कि सांस को छोड़ना। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रीथिंग इज कॉल्ड, यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन या इनहेलेशंस। समझ में आ गया? चलिए देखिए, तो अगला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड, बताओ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, आउट मतलब क्या होता है, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन से बोलते हैं, या वेंटिलेशन बोलते हैं, या एक्सपायरेशन से बोलते हैं, और ये रिस्पायरेशन से बोलते हैं। तो मैंने आपको अभी ही बताया हूँ, ठीक है ना, 8 नंबर क्वेश्चन में बताया हूँ कि जो हम लोग सांस छोड़ते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन से बोलते हैं। इसी को हम लोग बोल सकते हैं एक्सहैलेशन, ठीक है ना, एक्सहैलेशंस भी बोल सकते हैं, या आपका एक्सपायरेशंस भी बोल सकते हैं, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है, द डायफ्राग्राम्स मूव डाउनवर्ड ड्यूरिंग, बताओ जो आपका डायफ्राग्राम होता है, जैसे कि मान लो कि आपका ये लंग्स है, ठीक है ना, ये आपका क्या है बताओ, ये आपका लंग्स है, ठीक है ना। तो लंग्स के नीचे क्या होता है आपका, डायफ्राग्राम होते हैं, ऐसे होता है ना। इसमें कह रहा है कि डायफ्राग्राम मूव डाउनवर्ड, यानी कि जो आपका जो डायफ्राग्राम है, जो आपके नीचे में जो ये आपका डायफ्राग्राम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायाफ्राग्राम, ठीक है ना, डायफ्राग्राम बोलते हैं। तो ये नीचे की तरफ कब मूव करेगा, ये कैसे नीचे की तरफ मूव करे, कब मूव करेगा बताओ, कब मूव करेगा बताओ, कब करेंगे, जब हम लोग सांस छोड़ेंगे, जब एक्सपीरेशन होगा, या जब इंस्पायरेशन होते हैं, या जब रेस्ट में रहेगा हमारे लंग्स, या जब कफिंग हो, जब हम लोग कफते हैं, जब हम लोग खांसते हैं तब होगा। तो हमारा डायफ्राग्राम तब मूव करेगा जब हम लोग सांस लेंगे, यानी कि जब हम लोग इंस्पायरेशंस करेंगे, ठीक है ना, जब हम लोग इंस्पायरेशंस करेंगे तो हमारे डायफ्राग्राम का जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ मूव करेंगे। भाई जब हम लोग सांस लेंगे तो हमारा क्या होगा, जो हमारा लंग्स है, लंग्स में एयर फिल होगा, ठीक है ना, हमारे लंग्स में क्या होगा, हमारे लंग्स में एयर फिल होगा। जैसे ही इसमें एयर फिल होगा तो क्या होगा, लंग्स में जो भी इसका जो इसका नॉर्मल पोजीशन है, जो इसका जो नॉर्मल पोजीशन है क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम लंग्स में बढ़ जाएगा। जैसे ही लंग्स में जो मेरा एयर जाएगा तो ये क्या होगा, बैलून की तरह ये फूलेगा। जैसे बैलून में आप लोग एयर डालोगे तो बैलून फूलता है ना, उसी प्रकार जब हमारे लंग्स में, जब इसमें एयर एंट्री करेगा, जब इसमें ऑक्सीजन एंट्री करेगा तो हमारे लंग्स क्या हो जाएगा आपका, फूलेगा, बड़ा होगा। जैसे ही बड़ा होगा तो हमारे डायफ्राग्राम नीचे की तरफ क्या होगा, पुश होगा, ठीक है ना, नीचे की तरफ क्या होगा,
पुश होगा तो कब होगा, जब हम लोग इंस्पायरेशंस करेंगे, ठीक है ना, जब हम लोग सांस लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी विल बी द आपका राइट आंसर। यही पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो हमारा डायफ्राग्राम आपके अपवर्ड अपवर्ड कब मूव करता है, तो जब हम लोग एक्सपीरेशंस करते हैं, जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो हमारे जो डायफ्राग्राम का जो पोजीशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, अपना इसका नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, आप इसका नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर की तरफ रहेगा। ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर, बताओ। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन है कि द डायफ्राग्राम इज अ, बताओ डायफ्राग्राम क्या है, डायफ्राग्राम जो मेरा है वो क्या है, डायफ्राग्राम है, डायफ्राग्राम जो है वो क्या है, एक बोन है, इसको हम बोन बोल सकते हैं डायफ्राग्राम को, या कार्टिलेज का होता है, या मसल्स का बना होता है, या नर्व होता है इसमें, बताओ। तो जो डायफ्राग्राम होता है वो क्या होता है, आपका मस्कुलर होता है, क्या होता है ये आपका डायफ्राग्राम मस्कुलर होता है। ये जो मेरा प्रोटेक्शन किसको कर रहा है, तो हमारी ये डायफ्राग्राम हार्ट का प्रोटेक्शन कर रहा है, उसके साथ साथ हमारे लंग्स को भी ये प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, तो डायफ्राग्राम, ठीक है ना। ये जो मेरा हार्ट है, देखिए ये जो मेरा हार्ट है ना, उसके क्या होता है, इसके बीच में ही, यानी कि इस जो पोजिशन में, इस पोजिशन में क्या होता है हमारा, ये जो मेरा लंग्स के जो बीच के जो पोजीशन लेफ्ट लंग्स, उसके साथ यहाँ पे क्या होता है आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारा क्या होता है, हृदय प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों को प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है, तो डायफ्राग्राम कर रहे हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया सभी को। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन जो है, रेस्पिरेशन दैट occur in the presence of oxygen is, बताओ कि रेस्पिरेशन दैट occur in the presence of oxygen is, एनएरोबिक, एरोबिक, इंटरनल, या एक्सटर्नल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कि जो हम लोग सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सांस लेते हैं, तो भाई यहाँ पे कह रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, एरोबिक हो जाएगा ना। ऑक्सीजन का जो रेस्पिरेशन करता है क्या होता है आपका एरोबिक, जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को जो रेस्पिरेशन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एन एरोबिक। तो यहाँ पे क्लियर सा दिख रहा है कि जो हमारे कह रहा है कि रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेशन दैट अक्योर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एरोबिक के नाम से जानते हैं, या एरोबिक या एन एरोबिक के नाम से जानते हैं, या इंटरनल या एक्सटर्नल। तो भाई इसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, तो ये जो है आपका O2 के प्रेजेंट में वो क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। यही आपका CO2 के प्रेजेंट में रेस्पिरेशन होता है, यही आपका CO2 के प्रेजेंट में रेस्पिरेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये आपको ये दो क्वेश्चन बहुत भी इंपोर्टेंस क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि यहाँ से पूछ सकते हैं आपको जो एग्जाम में कि CO2 के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रहा है इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो O2 के प्रेजेंट में रेस्पिरेशन हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमें लगता है कि ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन पे। देखिए तो अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है कि रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड, बताओ। देखिए यही क्वेश्चन आपको उठा के यहाँ पे दे दिया है, यही क्वेश्चन जो मैं आपको अभी बताया हूँ, यही क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन को यहाँ पे बताया गया है कि रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड, यानी कि जो आपके बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, जो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, यानी कि विदाउट O2, यानी कि O2 विदाउट, बताओ, यानी कि विदाउट O2, यानी कि जो ऑक्सीजन के अब्सेंट में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, इस रेस्पिरेशन को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, एरोबिक, एक्सटर्नल, इंटरनल, या इनएरोबिक। तो मैं आपको 12 नंबर क्वेश्चन में चीख चीख के बताया हूं कि जो O2 के प्रेजेंट में जो रेस्पिरेशन होगा उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जो O2 के अब्सेंट में, जो ऑक्सीजन के अब्सेंट में रेस्पिरेशन होगा इसको बोलते हैं हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसका जो आंसर आप सभी को हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए
तो अगला क्वेश्चन है इंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर, बताओ बताओ क्या हो जाएगा। इंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जब हम लोग को O2 के प्रेजेंट में जो रेस्पिरेशन हो रहा है इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जब एरोबिक रेस्पिरेशन का जो इंड प्रोडक्ट क्या होता है बताओ। लैक्टिक एसिड बनाता है क्या, ये लैक्टिक एसिड बनाएगा या एल्कोहल एंड CO2 या CO2 एंड वाटर या ग्लूकोज। बताओ कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसका इंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो भाई एरोबिक रेस्पिरेशन है उसका जो इंड प्रोडक्ट होता है आपका CO2 एंड वाटर। भाई हम लोग सांस लेंगे O2 के प्रेजेंट में, छोड़ेंगे तो ईडी हुआ ना। जो हम लोग सांस लेंगे तो क्या हो गया आपका, जब हम लोग सांस लिए O2 लिए, जो हम लोग सांस को रिलीज करेंगे CO2 रिलीज करेंगे, तो भाई CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसका क्या हो जाएगा इंड प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा CO2 एंड वाटर जो है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का इंड प्रोडक्ट है। क्लियर सभी को। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ये नहीं कि कहीं से आएगा। जितना मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा हर एक क्वेश्चन आपको जो है ना बहुत इंपॉर्टेंस है। और मैं आपको ऑलरेडी ये बोल चुका हूँ कि मैं आपको बायोलॉजी में 2000 से 3000 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो आप सभी को मेरे प्लेटफॉर्म पे आना है और अच्छे से क्वेश्चन लगाना है। और आप सभी को मैं बोल रहा हूँ ना कि एक भी क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होंगे। भाई इतना क्वेश्चन लगाओगे तो ऑलरेडी आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ साथ साथ, ठीक है ना, तो ये याद रखना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। तो ये जो अगला क्वेश्चन है ये है कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। बताओ एनर्जी का स्टोरेज कहाँ पे होता है या कब होता है। बताओ जो मेरा एनर्जी का जो स्टोरेज होता है इन फॉर्म ऑफ, क्या एडीपी के रूप में एनर्जी का स्टोर होता है। बताओ हमारे शरीर में एडीपी के रूप में एनर्जी का स्टोर होता है या एटीपी के रूप में एनर्जी का स्टोर होता है। बताओ या डीएनए के रूप में एनर्जी का स्टोर होता है या आरएनए का रूप में एनर्जी का स्टोर होता है। तो ये जो दोनों ऑप्शन है आपका डीएनए और आरएनए बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। आपको बताना है एडीपी, एडिनो ट्रिफॉस्फेट। बताओ क्या हो जाएगा एडिनो ट्रिफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है एडिनो ट्रिफॉस्फेट, ठीक है ना। एटीपी का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें जो हमारे शरीर में जो ह्यूमन बॉडी में जो एनर्जी का स्टोरेज होता है आपका एटीपी के रूप में एनर्जी का स्टोरेज होता है, यानी कि बी विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। हमारे शरीर में जो एनर्जी का स्टोरेज हो रहा है आपका एटीपी के रूप में एनर्जी का स्टोर होता है, तो इसको हम बोलते हैं एडिनो ट्रिफॉस्फेट। ये आपका फुल फॉर्म होता है एटीपी का। सभी को क्लियर। चलिए देखिए तो अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है कि द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट। बताइए जो एक वयस्क व्यक्ति है, जो एक मिच्योर ह्यूमन है, इसमें रेस्पिरेशन का रेट क्या होता है, इसका रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है। रेस्पिरेटरी यानी कि इसका जो सांस लेने की दर कितना होता है। बताओ कितने टाइम वो 1 मिनट में सांस लेगा। एक एडल्ट ह्यूमंस है जो 18 ईयर्स से ऊपर होता है, यानी कि 18 ईयर्स ऊपर और 25 ईयर्स का उसको बोलते हैं क्या हम लोग एडल्ट ह्यूमन। तो एक एडल्ट ह्यूमन है उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल कितना होता है। बताओ 5 to 10 मिनट, 10 मिनट या 12 to 20 पर मिनट या 25 to 30 पर मिनट या 40 to 15 पर मिनट। बताओ कि एक एडल्ट ह्यूमन का जो सांस लेने की जो क्षमता होता है 1 मिनट में वो कितनी बार सांस लेते हैं। तो भाई एक जो एडल्ट ह्यूमन है वो 1 मिनट में कितनी बार लेगा सांस। बताओ तो 12 to 20 पर मिनट, ठीक है ना। 12 से 20 बार ये 1 मिनट में सांस लेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि द विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड। ये जो आपका विंड पाइप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं।
विंड पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? विंड पाइप को हम लोग ब्रोंकस बोल सकते हैं, या लेरिंग्स बोल सकते हैं, या ट्रैकिया बोल सकते हैं, या आपका फेरिंग्स बोल सकते हैं। बताओ क्या बोलते हैं विंड पाइप को? बताओ विंड पाइप को क्या बोलते हैं? जो आपके फूड पाइप होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। जैसे ये मान लो कि ये आपका क्या, ये माउथ है, ठीक है ना, ये माउथ है, ये आपका फेरिंग्स है, ये आपका क्या विंड पाइप है, ये आपका ट्रैकिया हो जाएगा। बताओ ये जो आपका विंड पाइप, सॉरी मैं तो आंसर बोल ही दिया, कोई नहीं, अभी इतना बचा हुआ इसको समझ में नहीं आएगा। बताओ कि जो आपका विंड पाइप होता है, विंड पाइप को क्या बोलते हैं हम लोग? तो विंड पाइप को जो हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया बोलते हैं। सी आपका राइट आंसर, मैं आंसर ही बोल दिया, ठीक है ना। विंड पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन है कि द वॉइस बॉक्स इज नॉन एज। बताओ वॉइस बॉक्स किसे बोलते हैं? फेरिंग्स को बोलते हैं, ट्रैकिया को बोलते हैं, लेरिंग्स को बोलते हैं, या ब्रोंकस को बोलते हैं? जल्दी से बताओ वॉइस बॉक्स किसको बोलते हैं? तो वॉइस बॉक्स जो हम लोग बोलते हैं वो हम लोग लेरिंग्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो लेरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये है कि द नोज हेल्प इन रेस्पिरेशन बाय। बताओ जो आपका जो नाक है, ठीक है ना, नाक है ना, वो आपको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। किस चीज में हेल्प करते हैं? फिल्टर यानी कि एयर को साफ करने में हेल्प कर रहे हैं, या एयर को गर्म करने में हेल्प कर रहे हैं, या एयर को मॉइस्चरिंग करने में हेल्प कर रहे हैं, या आपको इसमें से सभी हो जाएगा। तो बताओ जल्दी से कि जो आपका नोज होते हैं वो नोज आपका हेल्प कर रहे हैं। जो आपका नाक है, नाक किस चीज में हेल्प करते हैं? तो नाक आपका रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन में इसका काम क्या होता है? तो भाई रेस्पिरेशन में जो आपका नोज होता है, नोज में जो आप लोग बाल देखते होंगे, जो छोटे छोटे हेयर प्रोजेक्ट होता है ना, वो हेयर जो होता है वो छोटे 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 यानी कि जो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको वो सबसे पहले रोकने का काम कर रहा है, ठीक है ना। जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस के थ्रू क्या होता है, बहुत ऐसा छोटा छोटा धूलकण होता है जो हमारे नोज के थ्रू क्या कहाँ जाएगा बताओ? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा। तो इसको रोकने का काम कर रहा है। उसके साथ एयर को फिल्टर, यही तो हुआ फिल्टर, साफ करने का काम कर रहा है, एयर को गर्म करने का काम कर रहा है, एयर को मॉइस्चरिंग करने का काम कर रहा है, यानी कि ऑल ऑफ दी वो नोज जो हेल्प कर रहे हैं, फिल्टर में भी हेल्प कर रहे हैं, वार्मिंग में भी आपका हेल्प कर रहे हैं, और आपका मॉइस्चर टेनिंग भी आपका हेल्प कर रहे हैं। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी विल बी द आपका राइट आंसर, ठीक है ना। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन है कि लंग्स आर कवर्ड बाय मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। बताओ हमारे जो लंग्स हैं, जो हमारा लंग्स है, वो लंग्स जो कवर होता है, इस मेम्ब्रेन्स का नाम बताओ। इस मेम्ब्रेन का आपका नाम बताना है। हमारे जो लंग्स जो कवर है वो मेम्ब्रेन का नाम क्या है? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, या पेलुरा हो जाएगा, या पेरिकार्डियम हो जाएगा, या मेनिंग्स हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा? हमारे जो लंग्स कवर हैं इस मेम्ब्रेन का नाम क्या हो जाएगा भाई? पेरिटोनियम जो है वो जो किडनी का मेम्ब्रेन होता है, किसका होता है? जो हमारा किडनी जो कवर होता है उसको बोलते हैं हम लोग पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। ये जो पेरिकार्डियम होता है बताओ किसका होता है? तो ये जो मेरा हार्ट का हो जाएगा, ठीक है ना, हार्ट का हो जाएगा। ये जो पेलुरा है, पेलुरा, प्लूरा जो होता है ना, वही प्लूरा जो कवर होता है, प्लूरा जो मेम्ब्रेन है वही आपका लंग्स का मेम्ब्रेन होता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर। ये जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन का नाम है आपका प्लूरा मेम्ब्रेन। इसको लंग्स को प्रोटेक्शन करने का काम कर रहे हैं, लंग्स को बचाने का काम कर रहे हैं। समझ में आ गया? लंग्स के जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, जो लंग्स में जो मेम्ब्रेन जो होता है लगे होता है, जो इसको कवर करके रखते हैं, जैसे कि हम लोग का जो बॉडी को स्किन कवर करके रखा है ना, उसी प्रकार हमारे जो शरीर में हर एक ऑर्गन को ऊपर से मेम्ब्रेन लगा होता है जो इसको प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यही जो पेलुरा मेम्ब्रेन होता है वो लंग्स के कवर करके रखता है।
समझ में आ गया? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है कि एक्सचेंज ऑफ गैस अक्योर्ड बाय, बताओ गैस का एक्सचेंज कब होगा? जब ऑस्मोसिस होगा तब आपका गैस का एक्सचेंज होगा, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होता है बताओ? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होगा? डिफ्यूजन्स या फिल्ट्रेशन? बताओ एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस का एक्सचेंज कब होगा, जल्दी से बताओ। तो जब हम लोग गैस का एक्सचेंज कब होगा? जब आपका डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन जब होता है ना, तब क्या होता है आपका गैसों का एक्सचेंज, यानी कि सी विल बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है कि विच ऑर्गन कंट्रोल रेस्पिरेशन रेट? बताओ जो हमारा रेस्पिरेशन रेट है, जो हमारे सांस लेने की जो स्पीड है, उस स्पीड को जो कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? बताओ कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है, ब्रेन कर रहा है, लीवर कर रहा है, या किडनी कर रहा है? तो जो हमारे रेस्पिरेशन रेट का जो कंट्रोल करने का जो काम कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं आपका ब्रेन, यानी कि जो ब्रेन मेड्यूला है, वही मेड्यूला जो है आपका रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करने का काम कर रहा है भाई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। जो हम लोग जो सांस लेने की जो स्पीड होता है ना, जैसे गाड़ी जो स्पीड चलता है, उसकी जो कंट्रोल करने किस में, किसके हाथ में होता है? तो भाई हमारे ही हाथ में होता है। क्लच को पकड़ते हैं, एक्सीलरेटर कम करते हैं और ब्रेक लगाते हैं, स्पीड कम हो जाता है। उसी प्रकार जो हमारे जो हम लोग का जो बॉडी है, वो भी एक प्रकार क्या है, एक प्रकार का वो भी मशीनी होता है, ठीक है ना, वो भी इसमें मशीनी है। तो जो हमारे जो हमारे सांस लेने की जो स्पीड होता है, वो स्पीड को जो कम करने का काम कौन है? ब्रेन कर रहा है। कौन कर रहा है? ब्रेन का पार्ट जो मेड्यूला होता है, वो काम कर रहा है, ठीक है ना। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि द स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स इज, बताओ हमारे लंग्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होता है, या इसका फंक्शन यूनिट कौन होता है? बताओ जो हमारे लंग्स का जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होता है, वो क्या होता है? जैसे हमारे किडनी का जो सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है, उसी प्रकार हमारे लंग्स का भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो यूनिट का नाम क्या होता है बताओ? ब्रोंकस होता है, या ब्रोंक्यूल्स होता है, या एल्वियोलस होता है, या ट्रैकिया होता है? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो हमारे लंग्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, इसका नाम है आपका एल्वियोला, जिसमें क्या हो रहा है? गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैस। गैस का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? एल्वियोलाई में होता है। और एल्वियोलाई जो है मेरा सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट किसका है? तो लंग्स का होता है। समझ में आ गया सभी को? देखो मैं आपको यहाँ पे फास्ट इसलिए करा रहा हूँ ताकि 15 क्वेश्चंस आपके कवर हो चुके 1 घंटे में, ठीक है ना। ये नहीं कि 15 क्वेश्चंस कराने में जो आपका 50 क्वेश्चंस है उसको कराने में हमें 1.5 घंटा लगेगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे फास्ट कराऊँ। देखो आप लोग तो दोबारा इसको क्वेश्चंस को कर सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इससे आपको फायदा बहुत मिलने वाला है। ये जो क्वेश्चंस है वो नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है। जो इस सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करेगा, जो भी स्टूडेंट जो इस क्वेश्चंस को बार बार देखेगा, जितना मैं आपको एमसीक्यू कराने वाला हूँ और करा रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चंस आपको आएगा। लेकिन आपको यही क्वेश्चंस बार बार देखना है, बार बार इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, जिससे क्या होगा आपका हर एक क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए ये क्वेश्चंस है कि द रिप्स मूव्स अपवर्ड ड्यूरिंग, हमारे जो रिप्स होता है, जो हमारे चेस्ट है ना, चेस्ट, ये जो चेस्ट में जो रिप्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये जो रिप्स है, ये जो रिप्स है, ये रिप्स है ना, ये जो रिप्स होता है, वो कब आपके ऊपर की ओर वो क्या होगा? दिखेगा। इसे हम लोग रिप्स मूव, यानी कि जो ऊपर की तरफ कब मूव करेगा हमारा रिप्स? हमारे जो चेस्ट कब राइज होगा? बताओ एक्सपीरेशंस के समय हमारे चेस्ट राइज होगा? बताओ जब हम लोग सांस लेंगे या सांस छोड़ेंगे तब हमारे चेस्ट राइज होगा, या जब हम लोग सोएंगे तब हमारे चेस्ट को जो राइज होगा, यानी कोई रिप्स राइज होगा, या जब हम लोग रेस्टिंग स्टेज में होगा तब जो होता है आपके जो रिप्स होता है वो आपके मूव करेगा अपवर्ड की तरफ। भाई जब हम लोग सांस लेंगे तभी तो क्या होगा? रिप्स आपके अपवर्ड की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ भागेगा ना। बताओ जब हम लोग इंस्पायरेशंस करेगा या इंस्पायरेशंस करेंगे, जब हम लोग सांस लेंगे तो सांस लेते समय क्या होगा? हमारे चेस्ट आपके ऊपर की तरफ उठेंगे। आप लोग देख के करिए,
करिए, सांस लेना आप लोग, तो क्या होगा, आपका चेस्ट ऊपर आया, सांस छोड़े तो आपका चेस्ट यानी कि आपका रिब्स नीचे आ गया, ठीक है ना। हाँ, ये सब क्यों हो रहा है, तो ये सब हो रहा है आपके लंग्स का जो वॉल्यूम हो क्या और इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे लंग्स का जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया तो चाहिए इसको बढ़ने के लिए, तो उसी कारण क्या हो रहा है, आपका रिब्स जो है आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ताकि लंग्स क्या हो सके आपका, वो अपने जो इसका जो वॉल्यूम है वो सारा वॉल्यूम को क्या कवर कर सके, ठीक है ना। तो जब हम लोग सांस लेंगे तो क्या होगा, आपका रिब्स मूव करेगा किस तरफ, अपवर्ड की तरफ। यहीं में क्वेश्चन एक आता कि हमारा रिब्स डाउनवर्ड डाउनवर्ड की तरफ कब मूव करेगा, तो जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तब यह हमारा रिब्स क्या होगा, आपका डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा, राइट। चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है कि विच मसल हेल्प इन ब्रीथिंग, यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा मसल है जो हेल्प करते हैं आपको सांस लेने में। बाइसेप मसल हेल्प करते हैं आपको सांस लेने में, या ट्राइसेप मसल आपको हेल्प कर रहे हैं सांस लेने में, या आपका इंटरकोस्टल मसल जो होता है वो आपको हेल्प कर रहा है आपको सांस लेने में, या ग्लूटस मसल जो होता है वो आपको हेल्प कर रहा है सांस लेने में। तो जो आपका जो ऐसा मसल जो इसका नाम बताना है जो हेल्प कर रहे हैं आपको सांस लेने में, तो इंटरनल कोस्टल मसल होता है, वही आपका हेल्प करते हैं आपको सांस लेने में, यानी कि सी विल बी आपका राइट आंसर। इंटरनल कोस्टल एक ऐसा मसल होता है जो हम लोग को सांस लेने में क्या कर रहा है, वो आपका हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि इंटरनल रेस्पिरेशन अक्योर्ड बिटवीन, बताओ हमारा जो इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन अक्योर्ड बिटवीन लंग्स एंड एयर के बीच में हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है, लंग्स और एयर के बीच में, या ब्लड और टिश्यू के बीच में हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है, या नोज एंड लंग्स के बीच में इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है, या एल्व्यूलाई एंड ब्रोंकाई के बीच में आपका इंटरनल इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है। बताओ क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर में रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा है, तो हमारे बॉडी के अंदर में जो आपका रेस्पिरेशन हो रहा है वो ब्लड और टिश्यू के बीच में रेस्पिरेशन होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन। समझ में आ गया, इंटरनल रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे, जो आपके ब्लड एंड टिश्यू में जो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन। तो आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अक्योर बिटवीन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अक्योर बिटवीन, बताओ। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, क्योंकि मुझे पता था कि ये क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ ही चुका है। तो बताओ कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ पे होगा, बताओ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ पे होगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ पे होगा, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में, या ब्लड एंड लंग्स के बीच में, या टिश्यू एंड सेल के बीच में, या सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में, बताओ कहाँ पे होगा। तो देखो जो आपका जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, सॉरी जो आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रहा है वो आपके ब्लड एंड लंग्स के बीच में होता है। समझ में आ गया, एक्सटर्नल यानी कि जो बाहर में जो आपका रेस्पिरेशन हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, ब्लड और लंग्स के बीच में हो रहा है, और इंटरनल कहाँ हो रहा है, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में हो रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं बताया, ठीक है ना। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लड एंड लंग्स के बीच में जो रेस्पिरेशन होता है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो आपके टिश्यू एंड ब्लड के बीच में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन। समझ में आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह है कि रेस्पिरेटरी सेंटर इज प्रेजेंट इन, बताओ जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये भी क्वेश्चन मैं आपको अभी तुरंत कराया हूँ, बताओ आपके रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बताओ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेरिब्रम में, सेरिबेलम में, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा में, या आपका स्पाइनल कॉर्ड में। तो मैं आपको अभी बताया हूँ कि जो आपका रेस्पिरेशन सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, तो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा में है। कहाँ पे है, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा में। यही जो आपका होता है, जो आपका रेस्पिरेटरी रेट है,
जो आपका रेस्पिरेटरी रेट है उसके कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? वही मेड्यूला ऑब्लिगेटा का काम कर रहा है, जो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? तो यही कह रहा है इसमें कि जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है, मेड्यूला ऑब्लिगेटा में। और ये क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे ये कराया हूँ कि जो आपके रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? तो मेड्यूला ही कर रहा है। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा लग रहा है तो ट्विस्ट यानी कि टेस्टी खाने में जैसे बोला टेस्टी, उसी प्रकार हमें क्वेश्चन में जो अच्छा टेस्ट जो क्वेश्चन लग रहा है उसको मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है ना? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये है कि विच डिजीज अफेक्टेड एल्वुलाई। बताओ जो हमारे लंग्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो हमारे लंग्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? एल्वुलाई है। और एल्वुलाई का में जो डिजीज पकड़ता है, जो हमारे एल्वुलाई को अफेक्ट करता है, उस डिजीज का नाम बताना, उस बीमारी का नाम बताना है। ठीक है ना? बताओ कौन सी बीमारी होगा हमारे एल्वुलाई का, कौन सी बीमारी अफेक्ट करता है? अस्थमा हो जाएगा, या ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, या एम्फाइसीमा हो जाएगा, या आपका ब्रोंकाइटिस हो जाएगा? कौन सा बीमारी हो जाएगा जो हमारे एल्वुलाई को अफेक्ट करता है? तो जो हमारे एल्वुलाई का जो अफेक्ट करता है उस बीमारी का नाम होता है आपका एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा एक ऐसा बीमारी है वो आपको एल्वुलाई को अफेक्ट करेगा, और एल्वुलाई को जैसे अफेक्ट करेगा तो कहाँ क्या हो जाएगा? आपको ज्यादा खांसी हो जाएगा, सांस लेने में आपको तकलीफ होगा, जिससे आपको जो कैसे क्यों होगा? क्योंकि जो हम लोग सांस ले रहे हैं ना, तो हमारे एल्वुलाई ऑलरेडी अफेक्ट हो चुका है, इसमें गैसों का एक्सचेंज अच्छे से हो नहीं रहा है, जिसके कारण क्या होता है? दम फूलता है। क्या होता है? दम फूलता है, और आपको सांस लेने में काफी ज्यादा कठिनाइयां होता है। ठीक है ना? तो ये आपका एम्फाइसीमा नामक एक बीमारी होता है जो आपको डायरेक्ट आपको एल्वुलाई को अफेक्ट करता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है ये है कि इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल द इन। बताओ प्रोडक्ट। जैसे मैंने बताया कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन का इन प्रोडक्ट क्या होता है? तो वाटर होता है, और क्या होता था बताओ? और आपका CO2 था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन, जो आपके CO2 के प्रेजेंट में हो रहा है इसको बोलते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। और यही कह रहा है कि जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन का इन प्रोडक्ट क्या होता है? बताओ एन एरोबिक रेस्पिरेशन का इन प्रोडक्ट क्या होता है? क्या एल्कोहल होता है, या CO2 होता है, या लैक्टिक एसिड होता है, या आपका वाटर होता है? तो भाई एन एरोबिक रेस्पिरेशन का जो आपके इंड प्रोडक्ट होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? बताओ आपका होता है लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड जो होता है आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो कारण होता है, जिससे आपको मसल में क्या होता है? बताओ मसल में क्या होता है? पेन होता है। आपके मसल में पेन कब होगा? जब आपके शरीर, जब आप कोई काम कर रहे हैं, आप जैसे जैसे कि मान लो कि जो जिम कर रहे हैं, तो जो जैसे कि मान लो कि कभी जिम किया नहीं है और ये फास्ट यानी कि जो पहली बार आज गया है जिम करने के लिए, तो क्या करे वो जोश में काफी जो 10 बार मारना चाहिए 22 से वो 15 बार मारेगा। तो इससे क्या होगा? इसका मसल का क्या हो गया? एक्सरसाइज ज्यादा हो गया, और इससे आपके इसके जो शरीर का जो जितने मात्रा में इसको इस शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, इतने मात्रा में इसको शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, जिसके कारण उस मसल पे क्या होगा? उस मसल जहाँ पे जो ऑक्सीजन नहीं गया अच्छे मात्रा में, वहां पे क्या होगा? लैक्टिक एसिड जम गया। क्यों जम गया? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन गया नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रह गया, और कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो इन प्रोडक्ट क्या है? लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड जो क्या होता है? इसको मसल को पेन करता है। ठीक है ना? तो ये किसका कारण होता है? वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का कारण होता है, लेकिन वो अपने आप ठीक हो जाता है कुछ समय बाद, 2 दिन 1 दिन या ठीक है ना, कुछ टाइम लेता है। इसके बाद आपके जो होता है वो जो पेन होता है आपके रिलीफ हो जाता है, यानी कि ठीक हो जाता है। ठीक है ना? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ रिलीज एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज इज। बताओ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज इज। बताओ जब आपके जो एनर्जी का रिलीज हो रहा है, जब आपके जब ग्लूकोज से जब अब एनर्जी का रिलीज हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या फोटोसिंथेसिस बोल सकते हैं? आप ही सब बताइए, इसको फोटोसिंथेसिस बोल सकते हैं, या रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, या डाइजेशन बोल सकते हैं, या आपका ट्रांसपीरेशन बोल सकते हैं? बताओ क्या बोल सकते हैं इसको बच्चों? तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। भाई हम लोग जब सांस लेंगे तभी तो एनर्जी रिलीज होगा ना हमारे शरीर में, होगा ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन, यानी कि बी विल बी इसका राइट आंसर।
समझ में आ गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन इज मेनली एज डिजोल्व गैस, कार्ब कार्बोन मीनो हीमोग्लोबिन या कार्बन मीनो हीमोग्लोबिन इसको बोल सकते हैं, या बाइकार्बोनेट आयंस या कार्बोनिक एसिड। बताओ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन मेनली किस चीज का होता है, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आपके मेनली जो होता है आपका कार्बन मीनो हीमोग्लोबिन का होता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कार्बो मीनो हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अब मैं फास्ट कराऊंगा, ठीक है ना, एक ही बार बोलूंगा क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेशन मेनली, बताओ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन मेनली कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, प्लाज्मा में होता है, बताओ, या आरबीसी में होता है, या डब्ल्यूबीसी में होता है, या प्लेटलेट्स। भाई आरबीसी जो होता है वही आपको ऑक्सीजन को क्या होता है इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, और कैरी कौन कर रहा है, तो आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और यही हीमोग्लोबिन होता है क्या कहता है आपका, कैरी कर रहा है किसको, ऑक्सीजन को। समझ में आ गया? ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन मेनली होता है आपका आरबीसी में होता है, और आरबीसी में क्या होता है आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और यही हीमोग्लोबिन जो होता है आपका ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द फंक्शन ऑफ एल्व्यूलाई। मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी यहाँ पे 4-5 बार आ चुका है। एल्व्यूलाई का फंक्शन क्या होता है, बताओ, आप सबको बताना है एल्वुलाई का फंक्शंस क्या होता है, क्या प्यूरिफाई करता है ब्लड को, या एक्सचेंज करता है गैस को, या स्टोरेज एनर्जी करता है, या ऑक्सीजन, या फिल्ट्रेट डस्ट। भाई जो हमारे एल्वुलाई होता है वो लंग्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और इसका काम क्या होता है O2, या सॉरी O2 नहीं बोल सकते, या हाँ O2 प्लस में CO2 बोल दो, ठीक है ना। इन दोनों को एक्सचेंज करने का काम कौन कर रहा है, तो हमारे एल्वुलाई का, इसके साथ में प्लस में क्या होता है आपका NO2 भी होता है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। हाँ, तो एल्वोलाई का जो काम होता है वो आपको गैस का एक्सचेंज करने का काम कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच पार्ट प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग ट्रैकिया, बताओ, बताओ हमारे जो, जब हम लोग खाना खाते हैं, सबसे सिंपल सी बात, जब हम लोग खाना खाते हैं तो ट्रैकिया में फूड को जाने से, ठीक है ना, ट्रैकिया में फूड को जाने से कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसको बचाता है, ग्लोटिस, इपिग्लोटिस, लैरिंग्स, या फेरिंग्स। बताओ कि जो मान लो कि ये आपका ट्रैकिया है, ठीक है ना, ये आपका ट्रैकिया है, ठीक है ना, इसमें एक यहाँ पे ढक्कन लगा होता है, आप लोग देखे होंगे इसमें एक ढक्कन लगा होता है। ट्रैकिया क्या है बताओ, ये ट्रैकिया है ना, हाँ बताओ, हाँ ट्रैकिया, तो ट्रैकिया है ना ये, तो ट्रैकिया में एक ऊपर में यहाँ पे क्या होता है, ढक्कन लगा होता है, ढक्कन सा। तो इस ढक्कन का नाम बताना, ये क्या कर रहा है, इसको प्रिवेंट कर रहा है, इसमें फूड को जाने से ये प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है ना। भाई इसमें जो जैसे ही फूड जाएगा तो आपके लंग्स में चला जाएगा, इससे क्या होता है आदमी को डेथ भी हो सकता है। तो जो प्रिवेंट करने का जो काम कर रहा है ट्रैकिया में, ये जो ऊपर में जो घंटी लगा है, इस घंटी का नाम बताना है, इस घंटी का नाम है आपका इपिग्लोटिस, ठीक है ना, ये बहुत बार पढ़े होंगे आप लोग। इपिग्लोटिस का जो काम होता है वो प्रिवेंट करता है। भाई क्यों प्रिवेंट करता है बताओ, इसमें खाना जाएगा तो डेथ भी हो सकता है ह्यूमंस को। ये जो है इसमें एयर को एंट्री करते हैं, यानी कि जब हम लोग खाना खाएंगे ना तो ये इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके ढक्कन यहाँ पे बंद हो जाएंगे। जैसे ढक्कन बंद हो गए तो अपना फूड पाइप के थ्रू आपके स्टमक में जाएगा, इसोफेगस के थ्रू, ठीक है ना। इसोफेगस क्या हमारा फूड पाइप है, और इसोफेगस से क्या है, इसोफेगस में आपके फूड जाएगा और इसको ट्रैकिया को कवर कर लेगा, कौन, इपिग्लोटिक्स कर लेगा। समझ में आ गया? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि ड्यूरिंग एक्सपीरिएशंस लंग्स वॉल्यूम, बताओ लंग्स का वॉल्यूम हमारे, जब हम लोग सांस को रिलीज करते हैं, जब एक्सपीरिएशंस करते हैं, बताओ तो हमारा लंग्स का वॉल्यूम क्या होगा, बताओ क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या रिमेन सेम रहेगा, या डबल हो जाएगा।
तो भाई जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारे लंग्स का जो वॉल्यूम हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। 20 का राइट हो जाएगा। जब हम लोग सांस लेंगे तो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जब हम लोग सांस नहीं लेंगे तो रिमेन सेम रहेगा। ठीक है ना। डबल तो कतई नहीं होने वाला, डबल होंगे जब हम लोग सांस लेंगे, डबल भी नहीं होगा। ठीक है ना। चलो चलिए, ये क्वेश्चन है कि स्मोकिंग मेनली डैमेज, बताओ जो जो देखते हो ना कि सिगरेट पीता है, तो बताओ जो सिगरेट पीने वाला जो व्यक्ति है वो क्या किस चीज को डैमेज करता है, जो सिगरेट पीता है उसके शरीर में कौन से ऑर्गन को डैमेज करता है, बताओ। ब्रोंकाई को डैमेज करता है, स्मोकिंग ब्रोंकाई को डैमेज करता है। भाई जो सिगरेट धुआं धुआं जो करते हैं, बोलते हैं ना कैलाश धुआं धुआं है, तो वही इसमें कह रहा है कि जो स्मोकिंग जो होता है वो किसको डैमेज कर रहा है, ब्रोंकाई को, एल्वोलाई को, ट्रैकिया को या फेरिंग्स को डैमेज कर रहे हैं। तो भाई सबसे ज्यादा जो अफेक्ट कर रहे हैं आपको एल्वोलाई को कर रहा है। जैसे ही एल्वोलाई को अफेक्ट करेगा इसमें एक बीमारी पकड़ लेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग एम्फाइसीमा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, आपका सांस खांसने लगेगा आप लोग। तो स्मोकिंग क्या करे, डैमेज आपके एल्वोलाई को। भाई आपके एल्वोलाई को डैमेज कर देगा तो सांस लेने में क्या होगा, तकलीफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि गैसों का एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है ना, अच्छे से नहीं होगा, जैसे कि नॉर्मल हो रहा है ना अभी, वैसे नहीं होगा। तो देखते होंगे आप लोग बहुत ऐसा जो जिसको बीमारी होता है खांसता रहता है। ठीक है ना, अधिकतर इसको एल्वोलाई डैमेज हो चुका रहता है। सिगरेट पीने वाले को ज्यादातर होता है ये सब। ठीक है ना, तो इसीलिए आप लोग धूम्रपान छोड़ दो, खतरा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच गैस हैज हाईएस्ट एफिनिटी विथ हीमोग्लोबिन, बताओ इनमें से ऐसा कौन सा गैस है जो आपके हाईएस्ट एफिनिटी होता है हीमोग्लोबिन के साथ। ऐसा कौन सा गैस है जो हाईएस्ट एफिनिटी होता है हीमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा गैस होता है, क्या होता है वो हाई एफिनिटी होता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज ड्यूरिंग, भाई सेम बात जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको कराया था। क्वेश्चन कह रहा था कि जो हम लोग सांस लेंगे तो हमारे लंग्स के साइज क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें कह रहा है कि जो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज ड्यूरिंग, हमारे जो सांस लेने की क्षमता कब बढ़ेगा, बताओ। हमारे शरीर में सांस लेने की क्षमता कब बढ़ेगा, या हमारे लंग्स का सांस लेने की क्षमता कब बढ़ेगा, जब स्लीप सोए रहेंगे, जब एक्सरसाइज करेंगे, जब रेस्ट में रहेंगे, जब मेडिटेशन में रहेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब हम लोग एक्सरसाइज में रहेंगे। भाई ऑलरेडी जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो जो हमारे O2 की जो हमारे सांस लेने की क्षमता, जो इनहेलेशन की क्षमता क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। सोते समय तो क्या होगा, हम रेस्ट में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, जो हमारे नॉर्मल हो जाएगा वही रहेगा। ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो उस समय क्या होगा, हमारी जो सांस लेने की क्षमता ज्यादा हो जाएगा, रेट ज्यादा हो जाएगा, इंस्पिरेशन रेट। राइट। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज मेंटेन बाय, बताओ जो हमारे ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है वो कौन मेंटेन करता है, जल्दी से बताओ। हमारे ब्लड का जो पीएच होता है कौन मेंटेन करने का काम कर रहा है, क्या कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है या आपका बाइकार्बोनेट बफर कर रहा है या आपका नाइट्रोजन कर रहा है। तो भाई हमारा जो पीएच होता है ब्लड का जो मेंटेन करने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, बताओ कौन कर रहा है। तो बाइकार्बोनेट जो होता है ना, वही बाइकार्बोनेट क्या होता है, जो बफर जिसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट बफर होता है, वो हमारे पीएच को कंट्रोल करता है। कहाँ पे करता है, ब्लड को, ब्लड का पीएच को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो कार्बोनेट बफर कर रहा है ब्लड के पीएच के कंट्रोल। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये कह रहा है कि टाइडल वॉल्यूम रेफर टू, जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो रेफर करता है किस पे करता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी, जो हमारे लंग्स का जो टोटल कैपेसिटी होता है उस पे हमारे टाइडल वॉल्यूम रेफर कर रहे हैं, या रेसिडुअल एयर पर रेफर कर रहे हैं,
या एयर इनहेलेशन एंड नॉर्मल ब्रीथिंग पे रेफर कर रहे हैं, या आपका एयर अफेयर फोर्सफुल एक्सपीरियंस, यानी कि जो हम लोग टोटल जो हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी होता है, कितना एयर को वो क्या कर सकता है, वो इसमें स्टोर कर सकते हैं उसमें लंग्स में, वो फर्स्ट ऑप्शन वो कह रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन है इसका रेडिजुअल वॉल्यूम। तीसरा ऑप्शन है एयर इनहेल, जब हम लोग सांस लेते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं उस पर टोटल वॉल्यूम क्या होता है आपका रेफर करते हैं, या रेफर कब करते हैं जब हम फोर्सफुल यानी कि जो हम लोग काफी ज्यादा देर तक सांस लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, देखते हैं ना कि ज्यादा गहरा सांस जिसको बोलते हैं, गहरा सांस समझते हो ना कि लेते हैं ना, कब लेते हैं मेडिटेशन के समय। तो जब गहरा सांस लेते हैं तब टाइडल वॉल्यूम रेफर करें, नहीं टाइडल वॉल्यूम तब रेफर करेगा जब हमारे नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगा, जब हम लोग सांस लेंगे नॉर्मल तरीके से तब आपके टाइडल वॉल्यूम रेफर करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोबिंग इज नॉट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, इनमें से कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, कौन सा नहीं है, क्या नोज रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, फेरिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, इसोफेगस रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, बताओ कौन सा ऑर्गन नहीं है, या लंग्स आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, बताओ कौन से इसमें से रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। तो भाई इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो कौन सा नहीं है, तो आपके इसोफेगा जो आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुक जाए, कोई खोजने से मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। मैं भी तो बोल रहा हूँ क्वेश्चन छूट गया। ठीक है ना, यही छूटा था, चलिए ये छूट गया था यहाँ पे, कोई नहीं फिर कर लेंगे फिर से। ठीक है ना, ये छूट गया था, मैं भी तो बोल रहा हूँ क्वेश्चन कहीं छूटा है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्ट्रक्चर कनेक्ट नोज टू लेरिंग्स, बताओ इसमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो नोज और लेरिंग्स को कनेक्ट करने का काम करता है, ट्रैकिया करता है, या ब्रोंकस करता है, या फेरिंग्स करता है, या एल्वियोलाई करता है। तो भाई इसमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको नोज और लेरिंग्स को कनेक्ट करके रखता है, तो फेरिंग्स जो ऐसा पार्ट होता है, फेरिंग्स फेरिंग्स क्या करता है आपके लेरिंग्स को और नोज को कनेक्ट करके रखता है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है लंग्स आर स्पॉन्जी बिकॉज ऑफ, क्या हमारे लंग्स स्पॉन्जी क्यों होता है, जल्दी से बताइए। इसमें ब्रोंकाई होता है इसलिए होता है, या एल्वोलाई के कारण होता है, या कार्टिलेज के कारण, या मसल के कारण आपके लंग्स स्पॉन्जी होता है। तो भाई आपका जो लंग्स स्पॉन्जी इसलिए होता है क्योंकि इसमें एल्वोलाई होता है, इसीलिए आपके लंग्स स्पॉन्जी होता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है कि द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, अब बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बताओ सेलुलर रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्योर्स न्यूक्लियस। सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस अक्योर इन, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, बताओ कहाँ होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। भाई माइटोकॉन्ड्रिया में तो होगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। बच्चों इजी क्वेश्चन इसलिए मैंने बताया। चलो देखिए अगला है आपका कि विच कंडीशंस कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, बताओ हम लोग को जब सांस लेने में दिक्कत कब आएगा, भाई कब आएगा बताओ, हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत कब आएगा, जल्दी से बताओ कब आएगा, अस्थमा हो जाएगा तब आएगा, या एनीमिया हो जाएगा तब हो जाएगा, या डायबिटीज या जॉन्डिस, बताओ सांस लेने में दिक्कत कब होगा। तो सांस लेने में दिक्कत तब होगा जब अस्थमा हो जाएगा, जब आपको लंग्स में अस्थमा हो जाएगा तब आप सभी को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, दम फूलेगा। देखो ना एक सुरखने वाले जो होता है एक मशीन गुड़गुड़ाते रहता है, उसी टाइप का मशीन लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ये रहा आपकी आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चंस, यानी कि दो बच्चा है और इसको हम लोग कवर करेंगे। तो जो मैंने सोचा था 1 घंटा में कवर करना ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस हैं
रेस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल, बताओ रेस्पिरेशन यानी कि इसमें रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल आपको बताना है कौन सा है। फिजिकल प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, या केमिकल प्रोसेस, या बायोलॉजिकल प्रोसेस, या आपका इनमें से सभी है। तो रेस्पिरेशन का कौन सा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस होता है, तो ऑलरेडी हाँ फिजिकल प्रोसेस एकदम सही आंसर है। केमिकल भी होता है भाई, एकदम होता है। बायोलॉजिकल जो आपको दूध दे रखा है नेचुरल, ठीक है ना। हाँ जो आपका रेस्पिरेशन का जो आपका प्रोसेस इसमें है आपका सभी, यानी कि डी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डी विल बी द राइट आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है, द मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन इज, बताओ जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें जो मेन मसल कौन सा होता है, सांस लेने में जो मेन मसल होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मसल का नाम, बताओ बताओ मेन मसल कौन सा हो जाएगा। इंटरकोस्टल मसल हो जाएगा, डायफ्राम हो जाएगा, एब्डोमिनल हो जाएगा, पेक्टोरल हो जाएगा। तो भाई डायफ्राम जो होता है वो आपका क्या होता है, आपका रेस्पिरेशन में मेन मसल होता है। क्यों होता है, जब हम लोग सांस लेंगे तो आपका जो डायफ्राम का क्या हो जाएगा, मूव नीचे की तरफ होगा। जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो इसका मूव क्या होगा, ऊपर होगा। और इसका जो काम होता है प्रोटेक्शन का काम करता है। किसका काम रहा है, तो प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है ना। चलिए, तो आज फाइनली आप सभी को आज जो रेस्पिरेटरी यानी कि जो रेस्पिरेशन का टेस्ट सीरीज आपको डन हो चुका है, यानी कि रेस्पिरेशन का चैप्टर था उस चैप्टर का एमसीक्यू आपको कंप्लीट हो चुका है 15 एमसीक्यू। तो जो भी बच्चों अभी तक मेरे इस क्लास में या मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इन सभी को आप सभी को शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि इन सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ मिल सके। क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ आपका हर एक क्वेश्चंस आपको क्या है मिलेगा, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो आपके देखे होंगे कि ये क्वेश्चन जो है सारा आपके इसी एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन यही क्वेश्चंस को घुमा घुमा के पूछा गया। तो जो भी बच्चों अभी तक मेरे क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो जल्दी से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आप लोगों के पास डेली नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए आप लोगों को ये करना अच्छी बात रहेगा। और आप सबको भाई फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रहा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज मिल रहा है, चैप्टर रिकॉर्डिंग मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसको मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आपको लगाना है, चाहे डेली बेस लगेगा चैप्टर क्वेश्चन। आपका ये जो क्लास होगा डेली आपके 5:30 बजे आपका ये क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और डेली बेस चलेगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। यदि आप सभी को एक भी क्वेश्चन में डाउट होगा जिस पे, तो आपको कमेंट करना है, मैं इस कमेंट को आप लोग को रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है ना बच्चों। ओके, बाय बाय।